नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की कुछ बड़ी खबरों पर। देश की खेती और मॉनसून से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। चालू साल के दौरान अल नीनो मौसम चक्र के बनने और इसके आगमन की संभावना तेजी से बढ़ रही है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अल नीनो जून जुलाई के दौरान सक्रिय होगा, लेकिन अब नए आंकलनों के मुताबिक मई महीने में ही इसके बनने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार सुपर अल नीनो बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यूरोपियन सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विषुववृत्तीय और पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अगस्त तक ये मौसम चक्र काफी सघन और शक्तिशाली रूप ले सकता है। आंकड़ों के अनुसार सुपर अल नीनो की संभावना 22% शक्तिशाली अल नीनो 80% और सामान्य अल नीनो 98% आंकी गई है। यानी किसी न किसी रूप में अल नीनो का प्रभाव लगभग तय माना जा रहा है। जापान के 2 मौसम वैज्ञानिकों ने भी इन आशंकाओं की पुष्टि की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष सामान्य से लेकर मजबूत श्रेणी तक के अल नीनो की प्रबल संभावना है और अगर कुछ समय के लिए ये सुपर अल नीनो में बदल भी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। भारत के संदर्भ में अल नीनो को के अक्सर खतरे की घंटी माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा पर पड़ता है। मानसून कमजोर पड़ने से देश के कई हिस्सों में सूखे का संकट गहरा सकता है। यही मानसून सीजन देश की खरीफ फसलों की बुआई और बढ़वार का सबसे अहम समय होता है। अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो धान, मक्का, दालें और तिलहन जैसी खरीफ फसलों के उत्पादन पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उत्पादन घटने का मतलब है खाद्यान्न सप्लाई पर दबाव और इसका सीधा असर देश में खाद्य महंगाई और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। यानी मौसम की ये हलचल खेती से लेकर रसोई और बाजार तक असर डाल सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गेहूं से जुड़ी हुई है। वैश्विक गेहूं व्यापार में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजार में हलचल मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कृषि संगठन ग्रेन प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया ने इस डील पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह सिर्फ गेहूं की खरीद बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार के नियम बदलने की शुरुआत हो सकती है। जीपीए के चेयरमैन बैरी लार्ज के अनुसार जब व्यापार खुला होता है तो कंपटीशन कीमत, क्वालिटी और सप्लाई की विश्वसनीयता पर निर्भर होती है, लेकिन अब फैसले राजनीतिक समझौतों के आधार पर होने लगे हैं। 20 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत इंडोनेशिया ने अमेरिकी गेहूं और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया का कहना है कि इससे खाद्य उत्पादों की कीमत कंट्रोल में रहेगी, लेकिन असली असर किस पर पड़ेगा? दरअसल इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है और हर साल करीब 1 से 1.1 करोड़ टन गेहूं इंपोर्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से उसका सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। मजबूत उत्पादन वाले सालों में ऑस्ट्रेलिया 40 से 50 लाख टन गेहूं इंडोनेशिया को निर्यात करता रहा है। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इंडोनेशिया अमेरिका से करीब 20 लाख टन गेहूं प्राथमिकता के आधार पर खरीद सकता है, यानी बाजार का एक बड़ा हिस्सा, जिससे खुली कॉम्पिटिशन से बाहर जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया जो अपने कुल गेहूं उत्पादन का 70% निर्यात करता है, उसके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कृषि व्यापार अब सिर्फ आर्थिक नहीं रह गए, बल्कि भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वैश्विक बाजार में अब कीमत से ज्यादा राजनीति चलेगी? क्या फ्री ट्रेड का संतुलन अब बिगड़ता दिखाई देगा? ये फिलहाल आने वाले समय पर निर्भर करेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब सीधे आपकी थाली तक पहुंच सकता है। वैश्विक कमोडिटी बाजार में खाद्य तेल और अनाज की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाम ऑयल की कीमतों में करीब 10% तक की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और ये 2022 के बाद सबसे बड़ा उछाल है, जब इंडोनेशिया ने निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ था। सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स में भी भारी तेजी देखने को मिली है। शिकागो बाजार में भी कीमतें 5% तक बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और लगातार 11वें दिन की ये तेजी है, जो 2008 के बाद सबसे लंबी रैली मानी जा रही है।
ये ऐसे में अनाज बाजार भी इसमें पीछे नहीं रहा। गेहूं वायदा कीमतों में भी 3% से ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है और भाव लगभग 2 साल के ऊपरी स्तरों के करीब पहुंच गए हैं। मक्का में भी 2% की तेजी देखने को मिली है, जबकि सोयाबीन में भी मजबूती दर्ज की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान से जुड़ा युद्ध और बढ़ता है तो ऊर्जा और उर्वरक लागत में और तेजी आ सकती है, जिससे कृषि बाजारों में सप्लाई संकट गहरा सकता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि आने वाले समय में अनाज और तिलहन बाजार फिलहाल ऊर्जा बाजार की चाल पर चलते दिखाई दे रहे हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो मैक्रो और एनर्जी मार्केट ही एग्री कमोडिटी की दिशा तय करेंगे। चीन के बाजारों में भी तेज हलचल देखने को मिली है। डालियन कमोडिटी एक्सचेंज पर सोयाबीन मील वायदा भी 6% की तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है। पाम ऑयल ने दैनिक ऊपरी सर्किट को छुआ और वहीं रैपसीड ऑयल और मील में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल की वजह से वैश्विक महंगाई की ओर चिंताएं बढ़ती दिखाई दी हैं, जिसका असर व्यापक वित्तीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका में उपभोक्ताओं को इसका असर तुरंत ईंधन कीमतों में देखने को मिल सकता है और बाद में खाद्य महंगाई के रूप में ये सामने आएगा। हालांकि कई किसानों ने 2026 की फसल के लिए लागत पहले ही तय कर ली है, लेकिन अगर होर्मुज जल्द नहीं खुला तो अगले साल दबाव और बढ़ सकता है। एक और बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है कि बायोफ्यूल सेक्टर में पाम ऑयल की मांग फिर से बढ़ रही है। पाम ऑयल, गैस ऑयल और सोयाबीन ऑयल के दामों के अंतर के कारण पाम ऑयल ज्यादा आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते वैश्विक उर्वरक बाजार में बड़ा संकट गहराता दिखाई दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक निर्यातक रूस संभावित वैश्विक कमी की भरपाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है और घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लागू हैं। और हाल ही में यूक्रेन हमलों से प्रमुख संयंत्र प्रभावित हुए हैं। युद्ध के कारण मिडल ईस्ट के कई उर्वरक प्लांट बंद हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जबकि वैश्विक उर्वरक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस नए निर्यात उन्मुख संयंत्र 2027 से पहले शुरू नहीं कर पाएगा और कंपनियां फिलहाल घरेलू मांग पूरी करने पर ध्यान दे रही हैं। अल्पकाल में कुछ कमी पूरी हो सकती है, पर दीर्घकाल में मिडल ईस्ट की पूरी सप्लाई की भरपाई संभव नहीं। दरअसल 25 फरवरी को यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक्रोन के स्वामित्व वाले डोरोगोबोज प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिससे रूस की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 5% प्रभावित हुआ है और यह संयंत्र देश के 11% अमोनियम नाइट्रेट और 9% एनपीके उर्वरक उत्पादन में योगदान देता है। रूस ने 2021 से उर्वरक निर्यात पर नियंत्रण लगा रखा है, जबकि उद्योग लंबी प्रमुख एंड्रे गर्वे ने 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में घरेलू और निर्यात कीमतों में लगभग 15% डिफरेंस बताते हुए 2030 तक वैश्विक व्यापार का 25% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा था। यूक्रेन युद्ध के बावजूद वैश्विक खाद्य सुरक्षा को देखते हुए रूसी उर्वरक कंपनियों पर सीधी पश्चिमी प्रतिबंध नहीं लगे हैं। हालांकि भुगतान और लॉजिस्टिक को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। रूस के उर्वरकों के सबसे बड़े खरीदार ब्राजील, भारत और चीन हैं। इस बीच मॉस्को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक्रोन और फोस एग्रो के शेयरों में लगभग 3% से 4% की तेजी देखने को मिली। फास्फेट उर्वरक की कमी, चीन के निर्यात प्रतिबंध, कतर में सल्फर उत्पादन ठप होना और हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव, ये सभी ऐसे कारक हैं जिसने मिलकर उर्वरक की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को हवा दी है, जिससे खेती की लागत और वैश्विक खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गेहूं से जुड़ी हुई है। वैश्विक गेहूं बाजार से इस समय की बड़ी खबर कि मिस्र ने अपने गेहूं आयात में सालाना आधार पर कटौती कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापार की दिशा पर असर पड़ सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में मिस्र ने करीब 13 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले लगभग 13% कम है। फरवरी 2025 में आयात करीब 15 लाख टन था। साल के पहले 2 महीने की बात करें तो कुल गेहूं आयात लगभग 23 लाख टन रहा। सप्लाई के मोर्चे पर रूस सबसे बड़ा निर्यातक बनकर सामने आया है। फरवरी में मिस्र के कुल आयात का 57.5% हिस्सा रूस से आया, लगभग 7,97,000 टन। दूसरे स्थान पर रहा रोमानिया, जिसने 1,89,000 टन गेहूं सप्लाई किया। वहीं यूक्रेन तीसरे स्थान पर रहा, करीब 1,86,000 टन शिपमेंट के साथ।
वहीं ग्रेन ट्रेडिंग कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसका असर बाजार पर दिखाई दे सकता है और फरवरी में कुल आयात का 53.6% हिस्सा सरकारी खरीद का रहा। सरकार ने 13 कार्गो शिपमेंट के जरिए करीब 7,41,000 टन गेहूं खरीदा है। अब बात घरेलू बाजार की जाए तो मिस्र में गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में दाम करीब 6% बढ़कर 13,000 मिस्री पाउंड तक पहुंच चुके हैं। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा की कमजोरी, जिससे आयातित गेहूं महंगा हो गया है। साथ ही लॉजिस्टिक लागत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में ट्रेडर्स कह रहे हैं कि समुद्री माल भाड़ा दरों में लगभग 36% की बढ़ोतरी आई है और भाड़ा $22 प्रति टन से बढ़कर $30 प्रति टन तक पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और शिपिंग लागत को और बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कई आयातक अनसर्टेनिटी के कारण खरीद घटा रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गेहूं आयात में ये कटौती वैश्विक बाजार में नई कीमतों की दिशा तय करेगी? क्या महंगे लॉजिस्टिक और कमजोर मुद्रा अनाज व्यापार पर और दबाव डालेंगे? क्या यूरोप में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं? रुक करते हैं अब अगली खबर का। बुल्गारिया के वारना पोर्ट पर अर्जेंटीना से पहले पहुंचे सूरजमुखी बीज की दूसरी खेप की प्रयोगशाला जांच में नियामकीय मानकों से जुड़ी कई चिंताजनक गड़बड़ियां सामने आई हैं। आधिकारिक निगरानी के तहत बुल्गारियन फूड सेफ्टी एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण में 3 कीटनाशकों जो हैं कि पिरीमीफॉस, मेथाइल, डेल्टामेथ्रिन और मालाथियान के अवशेष पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मालाथियान का स्तर अधिकतर अवशेष सीमा से लगभग 3 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है, जो सीधे तौर पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। डेल्टामेथ्रिन की मात्रा पहली खेप की तुलना में कुछ कम जरूर रही है, लेकिन वो भी तय सीमा से ऊपर पाई गई है। वहीं पिरमीफॉस मेथाइल का स्तर माप त्रुटि को शामिल करने के बाद भी अनुमत दायरे के भीतर रहा, जो इस पूरे मामले में एकमात्र राहत की बात है। जांच के दौरान भारी धातुओं जैसे कि सीसा, कैडमियम और निकेल के अंश भी मिले हैं, लेकिन उनकी सांद्रता यूरोपीय संघ के मानकों से नीचे रही है, यानी इस पहलू पर नमूने नियमों पर खरे उतरे। हालांकि यहां पर राहत अधूरी है, क्योंकि कीटनाशक अवशेषों की अधिकता ने आयातित खाद्य सामग्री की क्वालिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आई पहली खेप में उसके अंदर भी मालाथियान और डेल्टामेथ्रिन की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई थी। माप त्रुटि लागू के बाद भी उनका स्तर कम नहीं हुआ, यानी मामला एक बार की चूक नहीं बल्कि लगातार सामने आ रही समस्या का संकेत दे रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि एजेंसियां दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीती दिखाई दे रही हैं। इसके आधार पर खेप की बारीकी से जांच की जा रही है। प्राधिकरणों ने स्पष्ट किया है कि सूरजमुखी बीज आयात की पूरी प्रक्रिया समुद्री परिवहन, बंदरगाह हैंडलिंग, भंडारण और आगे की प्रोसेसिंग पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी नियंत्रण प्रक्रियाएं उत्पाद सुरक्षा और आयात पर्यवेक्षण से जुड़े स्थापित नियमों के अनुरूप लागू की जा रही हैं। दरअसल वैश्विक सप्लाई चेन के इस दौर में जरा सी भी लापरवाही आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जहां एक तरफ आयात पर निर्भरता तो दूसरी तरफ क्वालिटी जोखिम दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये मामला साफ संकेत देता है कि खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर नियमों की सख्ती, पारदर्शी जांच और निरंतर निगरानी बेहद जरूरी है, वरना उपभोक्ताओं की सेहत और बाजार की विश्वसनीयता दोनों दांव पर लग सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। वियतनाम के चावल निर्यात से जुड़ी ताजा तस्वीर। दरअसल इसके अंदर ये मिले जुले संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। वियतनाम के कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 में देश ने करीब 6,40,000 टन चावल का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत लगभग $289.4 मिलियन रही। साल के पहले 2 महीनों में कुल निर्यात 13 लाख टन तक पहुंच गया, जिसकी कीमत $599.3 मिलियन आंकी गई है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निर्यात मात्रा में 5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुल निर्यात वैल्यू के हिसाब से 11.2% घट गया है, यानी मात्रा बढ़ी है, कमाई घटी है। वहीं देखा जाए तो औसत निर्यात कीमतों में भी गिरावट आई है। जनवरी फरवरी के दौरान चावल का औसत निर्यात मूल्य $464.1 प्रति टन रहा, जो सालाना आधार पर 15.4% कम है। बाजार के लिहाज से फिलीपींस वियतनामी चावल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी कुल निर्यात में 47.6% रही, और इसके बाद चीन का स्थान रहा, जहां 18.3% निर्यात किया गया, जबकि घाना में 8.9% हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर रहा। फिलीपींस को निर्यात मूल्य में 17.6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, तो वहीं चीन को शिपमेंट में
5.8 गुना का उछाल आया है, जो सबसे तेज बढ़ोतरी है। इसके उलट घाना को निर्यात 31% घट गया है। देखा जाए तो 15 बाजारों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जहां निर्यात 90% के आसपास लुढ़के हैं। निर्यातकों के अनुसार वियतनाम का 5% ब्रोकन राइस फिलहाल लगभग $365 प्रति टन पर कारोबार करता दिखाई दिया है, लेकिन कारोबार की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। खरीदारों को उम्मीद है कि घरेलू सप्लाई बढ़ने और विंटर स्प्रिंग फसल की पीक हार्वेस्ट के चलते कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसलिए वे फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं, यानी बाजार में देखो और इंतजार करो का माहौल है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक दक्षिणी वियतनाम के बंदरगाहों से फरवरी में 3,82,000 टन से ज्यादा चावल की ढुलाई हुई, जिसका बड़ा हिस्सा फिलीपींस और अफ्रीकी बाजारों के लिए भेजा गया। हालांकि मिडल ईस्ट के संघर्ष का इन शिपमेंट पर सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि बीमा प्रीमियम और ईंधन कीमतों में तेजी के कारण समुद्री माल भाड़ा लागत काफी बढ़ गई है, यानी सप्लाई लाइन चालू है पर लागत का दबाव बढ़ रहा है और यही वजह है कि निर्यातकों की कमाई पर असर पड़ा है। कुल मिलाकर वियतनाम के चावल व्यापार में मात्रा की मजबूती दिखाई दी है, लेकिन कीमतों की नरमी और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत के चलते मुनाफे की राह फिलहाल आसान नहीं दिखाई देती। रुक करते अगली खबर का। वैश्विक तिलहन बाजार से इस समय खबर निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनोला निर्यात में इस सीजन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन और खाद्य तेल बाजार के लिए अहम संकेत है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर से जनवरी मार्केटिंग ईयर 2025-26 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का कैनोला निर्यात पिछले सीजन की समान अवधि की तुलना में 18% घट चुका है और घटकर 18,60,000 टन रह गया। यह आंकड़ा पिछले 4 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। अब जरा बाजार का रुख समझिए। सबसे बड़ा झटका लगा है यूरोप को सप्लाई में। यूरोपीय संघ को कैनोला निर्यात 17,30,000 टन से घटकर 11,20,000 टन पर सिमटा है। वहीं पाकिस्तान को सप्लाई 3,42,000 टन से गिरकर शून्य हो गई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, कुछ नए बाजार तेजी से उभरे भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात 54,000 टन से बढ़कर 3,11,000 टन पहुंच गया है, जबकि चीन को पहले जहां कोई सप्लाई नहीं होती थी, अब 1,85,000 टन निर्यात किया गया है और जापान को निर्यात 37,000 टन से बढ़ाकर 1,96,000 टन हो गया है। यानी पारंपरिक बाजारों में गिरावट, लेकिन एशियाई और मिडिल ईस्ट बाजारों में मजबूत उछाल देखा गया है। अब बात जनवरी महीने की। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने करीब 5,71,000 टन कैनोला निर्यात किया और अगर तुलना करें तो दिसंबर 2025 की तुलना में यह आंकड़ा 6,02,000 टन था और जनवरी 2025 में 7,44,000 टन, यानी महीने दर महीने और साल दर साल दोनों आधार पर गिरावट दर्ज की गई। जनवरी निर्यात में से करीब 3,69,000 टन कैनोला यूरोपीय संघ को भेजा गया। स्पष्ट है कि वैश्विक मांग का संतुलन बदल रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने निर्यात बाजारों को नए सिरे से संतुलित कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कैनोला बाजार में ये गिरावट खाद्य तेल कीमतों को प्रभावित करेगी? क्या एशियाई बाजारों की बढ़ती मांग यूरोप की कमी की भरपाई कर पाएगी? ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई रफ्तार इस साल थोड़ी सुस्त नजर आ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि विभाग ने क्रॉप डिवीजन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 मार्च 2026 तक देश भर में कुल 31,69,000 टन हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की है। पिछले साल ये आंकड़ा 33,38,000 हेक्टेयर पर था, यानी इस साल कुल बुआई क्षेत्र में करीब 1,69,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गिरावट धान की बुआई में देखने को मिली और इस साल 6 मार्च तक धान का रकबा 25,30,000 हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल इसी समय तक 26,90,000 हेक्टेयर के आसपास बुआई हुई थी, यानी धान के क्षेत्र में करीब 1,60,000 हेक्टेयर की कमी आई है। हालांकि सामान्य ग्रीष्मकालीन धान क्षेत्र करीब 31,49,000 हेक्टेयर माना जाता है और साल 2025 में अंतिम रकबा 33,28,000 हेक्टेयर रहा। दलहनी फसलों की बात करें तो यहाँ हल्की बढ़त देखने को मिली है और इस साल दलहन का कुल रकबा 1,59,000 हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के 1,57,000 हेक्टेयर से थोड़ा अधिक है। फिलहाल बुआई का मौसम जारी है और आने वाले हफ्तों में कुल रकबे में और बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि मौसम की स्थिति, सिंचाई की उपलब्धता और किसानों की फसल पसंद के आधार पर अगले कुछ सप्ताह में बुआई के आंकड़ों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब सीधे भारत के एग्री एक्सपोर्ट पर दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा झटका लगा है भारत के काबुली चना कारोबार को।
जिसका सबसे ज्यादा निर्यात खाड़ी क्षेत्र में होता है। काबुली चना, जिसे आम बोलचाल में सफेद छोला कहा जाता है, पिछले 2 सालों में इसका निर्यात दोगुना हुआ और इस तेज बढ़त में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे देशों की रही। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये सभी बड़े खरीदार इस समय युद्ध और तनाव से जूझ रहे हैं, जिससे भारतीय काबुली चना निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्याज, बासमती चावल, अंगूर और केले जैसे बड़े कृषि निर्यातों से भी ज्यादा खतरा इस समय काबुली चना झेल रहा है। देसी चने का कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा। रमजान के महीनों में ईरानी थाली की शान बढ़ाने वाला भारतीय काबुली चना आज पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो अगर खाड़ी की लड़ाई जल्द नहीं थमी तो व्यापारी ही नहीं, किसान भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। दरअसल काबुली चना पूरी दुनिया के किचन में अपनी जगह रखता है, लेकिन खाड़ी देशों में इसकी मांग कुछ ज्यादा ही होती है। वेज हो या नॉन वेज, लगभग हर डिश में छोले का इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय काबुली चना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और उसके बड़े दाने और बेहतर क्वालिटी की वजह से भारत में छोले भटूरे और छोले कुलचे भी मशहूर हैं। लेकिन ऐसे ही कई व्यंजन खाड़ी देशों में, खासकर ईरान में भी बेहद लोकप्रिय हैं। भारत वर्षों से इस मांग को पूरा करता आ रहा है और इसी वजह से ईरान भारत के काबुली चने का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। इसके अलावा टर्की और संयुक्त अरब अमीरात भी इस कमोडिटी के बड़े मार्केट हैं। अब भारत से काबुली चने का निर्यात कांडला पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट और मुद्रा पोर्ट के जरिए बड़े पैमाने पर होता है। सबसे ज्यादा मांग एचएस कोड 071321000 वाले काबुली चने की है, जो अपने आकार और चमक के लिए वैश्विक बाजार में अपनी पहचान रखता है। अगर सप्लाई की बात करें तो मध्य प्रदेश काबुली चने का सबसे बड़ा सप्लायर और उत्पादक है। यहाँ 7 से 8 मिलीमीटर और 8 से 9 मिलीमीटर साइज वाले चने की भारी मांग रहती है। निर्यात पूरे साल होता है, लेकिन नई फसल आने के साथ कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी देखी जाती है। हालांकि संकट सिर्फ हालिया युद्ध का नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच पुरानी लड़ाई ने भी भारतीय निर्यात को पहले ही प्रभावित किया है। अब ईरान से जुड़े ताजा हालात और अमेरिका और इजराइल के हमलों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। नतीजा, ईरान को भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में रुकावटें आ रही हैं और भुगतान संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। ईरान सिर्फ काबुली चना ही नहीं, भारतीय बासमती चावल का भी बहुत बड़ा खरीदार है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो चावल निर्यात की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है और भुगतान में देरी बढ़ सकती है। जानकार कह रहे हैं कि ईरान के साथ व्यापार में कोई भी रुकावट भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ईरान, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से भारतीय बासमती चावल के बड़े बाजार रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ईरान को भारत का कुल निर्यात लगभग 1,07,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ईरान से भारत का आयात 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें कच्चे तेल की बड़ी हिस्सेदारी है। ईरान को होने वाले भारतीय निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा बासमती चावल का है, करीब 6,52,000 करोड़ रुपए। इसके बाद केला, सोया मिल, काबुली चना और चाय पत्ती आते हैं। भारत लगभग 241 करोड़ रुपए का काबुली चना ईरान को निर्यात करता है, जो इस समय गंभीर संकट में है। मामला केवल ईरान तक सीमित नहीं है, इजराइल के साथ व्यापार भी प्रभावित हुआ है। भारत हर साल इजराइल को भी करीब 1,82,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट भी करता है। इजराइल हमास युद्ध ने पूरी आयात निर्यात श्रृंखला को झकझोर दिया है और जो कमी बची थी, ईरान संघर्ष ने उसे और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता यहां पर यह है कि यह संकट सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, किसान भी अब खतरे में है, क्योंकि जब खरीदार ही जंग के मैदान में हो तो खेतों में उगी फसल आखिर खरीदेगा कौन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।